गुड इवनिंग एवरीवन। मैं सिम्मी सिंह आज के सेशन में आप सबका स्वागत करती हूँ। आईएफपीएच यानी इंटरनेशनल फोरम फॉर प्रमोटिंग होम्योपैथी एक ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन है जो कोविड काल से लगातार डेली वेबिनार्स कंडक्ट कर रहा है। इस फोरम का मेन ऑब्जेक्टिव है होम्योपैथी के ऑथेंटिक नॉलेज को सभी तक पहुंचाना और कम्युनिटी में यूनिटी बढ़ाना। चलिए सेशन शुरू करने से पहले 1 मिनट का मौन रखते हैं। धन्यवाद। आज हमारे साथ हैं डॉक्टर अनीता चावला, नासिक की एक प्रतिष्ठित कंसल्टेंट होम्योपैथ। डॉक्टर अनीता ने बीएचएमएस तथा एमडी इन होम्योपैथी की डिग्री प्राप्त की है। मेडिकल प्रैक्टिस के साथ साथ वे एक कुशल काउंसलर, स्टडी स्किल ट्रेनर और स्टडी मोटिवेटर भी हैं, जो विद्यार्थियों और रोगियों दोनों को मेंटल और इंटेलेक्चुअल स्तर पर एम्पावर करने का कार्य करती हैं। उन्होंने हिस्ट्री ऑफ मेडिसिन एंड होम्योपैथी विषय पर एक महत्वपूर्ण पुस्तक भी प्रकाशित की है। नेशनल और इंटरनेशनल सेमिनार्स एवं कांग्रेस में रिसर्च पेपर्स प्रेजेंट कर चुकी हैं। डॉक्टर अनीता का कार्य केवल रोग निवारण तक सीमित नहीं, बल्कि वे समग्र व्यक्तित्व विकास और जीवन में सकारात्मक परिवर्तन पर भी बल देती हैं। आज का टॉपिक है इफेक्ट ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन इन मलेरिया। मलेरिया एक सीरियस इन्फेक्शियस डिजीज है जो आज भी ग्लोबली लाखों लोगों को अफेक्ट करती है। कन्वेंशनल ट्रीटमेंट के साथ साथ होम्योपैथी इस कंडीशन में क्या रोल प्ले कर सकती है, ये एक बेहद रेलेवेंट और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आज डॉक्टर अनीता इसी टॉपिक पर अपना क्लिनिकल एक्सपीरियंस और नॉलेज हमारे साथ शेयर करेंगी। अ वार्म वेलकम टू डॉक्टर अनीता चावला। ओवर टू यू मैम। मैं डॉक्टर अनीता चावला नासिक से बोल रही हूँ। मेरा टॉपिक का प्रेजेंटेशन का है मलेरिया में होम्योपैथिक दवाओं का असर। इफेक्ट ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन इन मलेरिया। तो मलेरिया ये वेक्टर बॉर्न डिसीज है। ये कैसे होता है? ये सिंगल पेशी प्रोटोजोन के जरिए होता है। इसका जीनस प्लाज्मोडियम है। ये लाइफ थ्रेटनिंग डिसीज है, मतलब बहुत ग्रेव डिसीज है। पैरासाइट कैसे फैलते हैं इंसान में? ये इन्फेक्टेड फीमेल एनाफिलिस एनाफिलिस मॉस्किटो से इंसान में फैलता है। मलेरिया वर्ड कैसे आया? मलेरिया वर्ड है मिडाइवर इटालियन वर्ड है। इसका मतलब है बैड एयर, मतलब खराब हवा। अभी हम देखते हैं कि मलेरिया शब्द कैसे आया है। मतलब इसका है ना, पास्ट हिस्ट्री देखते हैं। इसको हम इटियोलॉजी बोलते हैं। और डेरिवेशन मतलब वो धीरे धीरे कैसे चेंज हो गया। तो सोर्स ऑफ लैंग्वेज क्या है? ये जब भी पहली बार मलेरिया वर्ड यूज गया, ये मिड इटालियन वर्ड है, जो 1700 से 1800 सेंचुरी के बीच में यूज किया हुआ। ये मलेरिया वर्ड टू कंपोनेंट्स, दो शब्द मिला के बना है। एक मल मतलब बैड, और दूसरा एरिया मीन्स एयर। इंग्लिश यूजेस क्या है? मतलब इंग्लिश में जब वर्ड आया तो कभी आया था? ये 1740 से 1768 के समय में आया था। और ये डायरेक्टली इटालियन फिजिशियन से लिया गया है। वो है ना, अपने समय में ये वर्ड यूज करते थे। उनका नाम है फ्रांसिस्को टोटी। तो वो इंटरमिनेटिव फीवर दिखाने के लिए मलेरिया वर्ड यूज करते थे। और इसको दूसरा है ना, रोमन फीवर भी बोलते हैं। रोमन फीवर क्यों बोलते हैं? क्योंकि जब ये रोमन साम्राज्य डेस्टिनेशन था, सिविलाइजेशन था 4th 6th शताब्दी में, तभी ये बहुत ही ना एकदम रैम्पेंट हो गया था। बहुत पेशेंट मलेरिया से ग्रस्त थे, और काफी लोग डाई हो रहे थे। तो तभी उस समय मतलब बहुत ये डेस्टिनी ने धीरे धीरे डिक्लाइन हो गई। रोमन सिविलाइजेशन चला गया, ये बात। तो तब से ये रोमन फीवर भी बोलते हैं इसको। मलेरिया को पहले हिस्टोरिकल और प्रीवियस नेम, मलेरिया को पहले कौन से वर्ड से जाना जाता था? अब ये मलेरिया है ना, आज के जमाने में यूज करते हैं, इसको स्टैंडर्ड टर्म मलेरिया यूज करते हैं। तो पहले है ना, इसको एग्यू फीवर भी बोला जाता था। एग्यू मतलब एक्यूट फीवर। उसको मार्च फीवर भी बोला जाता था, और पैल्यूडियम भी बोला जाता था। ये पैलेडियम जो वर्ड है, लैटिन वर्ड है। लैटिन जो भाषा आती है वो रोमन से आती है। ग्रीक भाषा, वो ग्रीक सिविलाइजेशन आती है। तो लैटिन वर्ड ये रोमन साम्राज्य से आती है। ये वर्ड है ना, दो शब्द, इसका पहले इसका मतलब है स्वाम्प। स्वाम्प मतलब जहाँ है ना बहुत पानी इकट्ठा हुआ रहता है, डर्टी वाटर रहता है, उसको बोलते हैं।
यूनिवर्सली इसका नाम है ना मलेरिया रखा गया है। अभी आज हम है ना मलेरिया बोलते हैं, जो पहले इसको एग्यू फीवर भी बोलते थे, मार्च फीवर भी बोलते थे, पैलेडिज्म भी बोलते थे। ये अलग अलग टर्म्स है। अभी हिस्ट्री ऑफ मलेरिया। एशिया मतलब है ना, इसके रिकॉर्ड्स है ना मलेरिया के ना कहाँ कहाँ मिलते हैं। ये बहुत पुरातन बीमारी है। मतलब ह्यूमैनिट ओल्डेस्ट रिकॉर्डेड डिसीज, सबसे पुरानी बीमारी है मलेरिया। और ये ओरिजिन कहाँ पे हुई है? अफ्रीका में हुई है। कहाँ से फैली है? ये गोरिल्ला और चिंपैंजी से आई हुई है। इसका रिकॉर्ड देखा गया कि 5,000 to 10,000 ईयर्स एगो ये मलेरिया हुआ था। अभी इसके ना अभी ये जो अलग अलग कहाँ पे रिकॉर्ड मिलेंगे? चाइना में आप 2700 बिफोर कॉमन एरा। मतलब है ना, आज से आप तारीख पकड़ेंगे तो 2000 प्लस 2700, मतलब 4700 पहले ये रिकॉर्ड है ना चाइना में मिला गया। ये कहाँ पे लिखा हुआ है? कैनन ऑफ मेडिसिन बुक में, जो नई चिंग ने लिखी थी, उसमें मलेरिया के ना सिम्टम्स है ना डिस्क्राइब किए गए हैं। अभी और दूसरा और कहाँ हमको रिकॉर्ड मिलता है? मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन में मिलता है। ये 2000 बिफोर कॉमन एरा में लिखा गया था। आजकल हमें ना बिफोर कॉमन एरा बोलते हैं। पहले हम बीसी वर्ड 2000 बीसी, 2700 बीसी ऐसे वर्ड यूज करते हैं। पर आज की तारीख में हिस्ट्री में है ना बिफोर कॉमन एरा वर्ड यूज करते हैं। वो कंप्लीट है ना होने के वजह से ये चेंज कर दिया गया है रिसेंटली। तो अभी बिफोर कॉमन एरा यूज करते हैं। तो मेसोपोटामिया में 2000 बिफोर कॉमन एरा में ये आपको रिकॉर्ड्स मिलेंगे। ये रिकॉर्ड्स कहाँ पे मिलेंगे? तो क्ले टेबलेट्स। ये क्ले टेबलेट बाजू में एक डायग्राम है। ये इस पे ना लिखे, इसमें लिखे जाते थे, पिक्चर्स बनाए जाते थे। ये क्ले टेबलेट्स का किससे बनाए जाते थे? मिट्टी से बनाए जाते थे, जो सन में ड्राई करके करते थे। और ये हाथ शेप का हाथ के साइज का रहता था। इसमें सब एडमिनिस्ट्रेशन, ट्रेड, मेडिसिन सब रिकॉर्ड लिखे जाते थे। आज तक 5 lakhs ऐसे क्ले टेबलेट्स मौजूद है पूरे वर्ल्ड में। जो उसमें इसमें कुछ इसमें ना मलेरिया के बारे में भी हिस्ट्री मिलती है। अभी है ना दूसरा किधर हिस्ट्री मिलती है? इजिप्ट में। इजिप्ट में कभी मिलती है? 1570 बिफोर कॉमन एरा में। ये रिकॉर्ड किस में मिलेगा? इबर पेपिरस ने बुक जो लिखी थी, उसमें फीवर के बारे में जिक्र किया था और स्प्लीन इनलार्जमेंट के बारे में भी जिक्र किया था। ग्रीस में और रोमन में भी है ना आपको रिकॉर्ड मिलेंगे। हिपोक्रेटस क्रेटस ने 400 बिफोर कॉमन एरा में इसके बारे में बोला था, जो एडवांस मलेरिया के बारे में कहा था। वो कहा था उन्होंने कि ये मार्शी एरिया से आता है और इसको इसमें पीरियोडिक भी टेम्परेचर रहता है, जैसे कि टर्शियन और क्वार्टर। टर्शियन फीवर मतलब जो 48 आवर्स में आता है। कॉटन जो 72 आवर्स में वापस आता है। रोमन स्कॉलर वेरो ने भी इसके बारे में जिक्र किया है। उन्होंने वो कभी किया था? 116-27 बिफोर कॉमन एरा में इसका जिक्र किया है उन्होंने। लिटिल क्रिएचर बोला था कि छोटे छोटे कीटाणु से होता है। और वो कहाँ से आता है? कि स्वैम्प एरिया से आता है। और ये थेरी से ना बाद में जर्म थेरी आई। पहले ये वर्ड यूज नहीं किया था, दूसरा वर्ड यूज किया करते थे। तो जर्म थ्योरी जो आई है बाद में 18th सेंचुरी में, वो यहाँ से आई है। तो ये इसमें लिखा हुआ है कि जो रोमन रोमन में जो रोमन एम्पायर जो डिक्लाइन हुआ क्योंकि उस समय बहुत मलेरिया के पेशेंट थे, और उसको उस समय रोमन फीवर भी बोला जाता था। हिंदू टेक्स्ट में भी इसके बारे में जिक्र है, जो 6th सेंचुरी बिफोर कॉमन एरा में है। एशियन ट्रीटमेंट। एशियन ट्रीटमेंट एशियन ट्रीटमेंट में जो अर्ली यूरोपियन ट्रीटमेंट में
उसकी ट्रीटमेंट कैसी होती थी कि ब्लड लेटिंग होता था, मतलब खून निकाला जाता था, वोमिटिंग के जरिए डिसीज को ट्रीट किया जाता था। 17th सेंचुरी में जूसिड बार का जिक्र किया गया है। ये साउथ अमेरिका में स्पेनिश मिशनरीज द्वारा यूज किया जाता था। उनको मालूम पड़ा कि सिंकोनाबाक ट्री से ना जो क्विना निकलता है, उससे ना ये बुखार है ना ठीक किया जाता है। जो हमारे फिलोसॉफी ऑफ मेडिसिन में भी जिक्र है, जो हनीमान जो भी ट्रांसलेट कर रहे थे बुक, उसमें भी ये सिंकोनाबाक ट्री का जिक्र किया है। उससे ना हम हमारी आगे होम्योपैथी बढ़ी है। तो 17th सेंचुरी में साउथ अमेरिका में जो स्पेनिश मिशनरी थे वो जूट बाक यूज करते थे, उसमें जो क्विनाइन लिक्विड होता था उससे ना ये बुखार ठीक किया जाता था। सिंकोना को क्विना क्विना भी बोलते हैं। साइंटिफिक डिस्कवरी 19th सेंचुरी में जो पहले कहा क्या करते थे कि बैड एयर या बैड एयर से होता है, तो अभी ये ना वो रिसर्च हुए तो बोला कि ये बैड एयर से नहीं होता, पैरासाइटिक इन्फेक्शन से होता है। तो इसके अलग अलग जिक्र है। 1880 में फ्रेंच आर्मी सर्जन जो अल्फोंसे लेवरन है, उन्होंने डिस्कवर किया कि ये पैरासाइट से होता है। और ये मतलब अल्जेरिया पेशेंट्स के ब्लड में इन्होंने प्रूव किया। और ये ब्लड प्रोटोजोआन से होता है, बैक्टीरिया से नहीं होता है। ये पहली बार किन्होंने कहा था, फ्रेंच आर्मी सर्जन अल्फोंसे लेवरन ने कहा था 1880 में, और बाद में उनको नोबेल प्राइज भी मिला था। 1897 से 1898 में ब्रिटिश ऑफिसर रोनाल्ड रोस ने कहा था कि ये जब इंडिया में काम कर रहे थे तभी उनको मालूम पड़ा कि ये पैरासाइट किससे ट्रांसमिट होता है, मॉस्किटो से ट्रांसमिट होता है। तो पहली बार रोनाल्ड रॉस ने कहा था। अ, वापस बता रहे 1880 में डिस्कवरी हुई कि ये पैरासाइट से होता है, और उसको ब्लड प्रोटोजोआन से इन्फेक्ट होता है, जो अल्फोंसो लेवरन ने डिस्कवर किया था। ये जो ब्लड प्रोटोजोआन है ये बैक्टीरिया नहीं है, ये पैरासाइटिक इन्फेक्शन है। और इसको ये कैसे ट्रांसमिट होता है दूसरे पेशेंट में, मॉस्किटो के जरिए ट्रांसमिट होता है। 1898 से 1900 तक अ, तीन जो इटालियन साइंटिस्ट थे, ग्रेसी, बिग्नामी, बेस्टिनेली, इन्होंने प्रूव किया कि ये फीमेल वेक्टर फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटो से होता है। मतलब एकदम पिन पॉइंट किया कि ये फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटो से होता है, जो वेक्टर है। अभी 20th सेंचुरी टू प्रेजेंट ये इरेडिकेशन एफर्ट इन 1950 में, 1950 में इसको इरेडिकेशन कैसे करने का ये कैंपेन चला था। उस समय डीडीटी का यूज किया जा रहा था मॉस्किटो लार्वी, मॉस्किटो को लार्वी जो रहते हैं उसको किल करने के लिए। ये अमेरिका में ऑलमोस्ट 1951 में इरेडिकेट हो गया था। 1955 में डब्ल्यूएचओ ने कुछ प्रोग्राम्स इनिशिएट किए थे, जैसे कि डीटीटी, वो मॉस्किटो किल करने के लिए। और उन्होंने ये भी बताया क्या कि ये जो मॉस्किटो है ना, आपको डिक्रीज करना है तो जो ड्रेनिंग स्वैम्प है तो उसको डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा। और है ना, जहाँ वाटर खड़ा है उधर है ना ऑयल डालेंगे, तो जहाँ पे पानी है उसमें ऑयल डालेंगे। तो ये जो मॉस्किटो का जो रिप्रोडक्शन है, जो मल्टीप्लिकेशन है ना, वो कम हो जाएगा। इसके लिए जो पानी में जो डर्टी वाटर है उसमें ऑयल डालिए, और उसको ना कवर कीजिए लिड से। क्लोरोक्विन प्रोफाइलैक्सिस भी यूज किया था ट्रीटमेंट के लिए। फिर बाद में ये शुरुआत 1951 में तक तो कंट्रोल में आ गया था, पर वापस से ना ड्रग रेजिस्टेंस आया, तो वापस से ये बीमारी उभर आई। ये उभर क्यों आए, क्योंकि रेजिस्टेंस क्लोरोक्विन को हुआ। इसकी डिस्कवरी 1934 रिसर्च पेपर में मिले हैं कि क्लोरोक्विन को रेजिस्टेंस हो रहा है। और दूसरा मॉस्किटो रेजिस्टेंस डीटीटी से हो रहा है, ये भी लिखा गया है। 1976 में डिक्लेरेशन डब्ल्यूएचओ ने किया कि ये प्रोग्राम है ना फेल हुआ है।
अभी मॉडर्न ट्रीटमेंट, अभी इसका जिक्र है ना, जो आजकल हम एसीटी यूज कर रहे हैं, आर्टिमिसिन। इन 1970 में चाइनीज साइंटिस्ट यू ने आइसोलेटेड किया था आर्टिमिसिन से। जो डेरिवेटिव कहाँ से आता है? हर्ब क्विंगाओ स्वीट वर्म वुड से आता है। अभी ये ना स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट एलोपैथी में यूज किया जाता है आर्टिमिसिन। उसको एससीटी है, उसमें 3 ड्रग्स रहते हैं, तो उसको आर्टिमिसिन भी एक है। और डब्ल्यूएचओ ने वैक्सीन का जिक्र किया कि वैक्सीन 2021 में डब्ल्यूएचओ ने अप्रूव किया है कि इसको मलेरिया का रोकथाम के लिए वैक्सीन लेना जरूरी है। अभी क्लासिफिकेशन ऑफ किंगडम, तो मलेरिया का किंगडम क्या है? प्रोटिस्टा है, क्लास स्पोरोजोआ है, जीनस प्लाज्मोडियम है, स्पेसीज फेल्सीपरम है, वाइवेक्स है, ओवेले मलेरिया है। ये 4 स्पेसीज लिखे हैं, पर है ना बहुत सारे स्पेसीज है जो कॉमनली हम ह्यूमन बीइंग में जो देखते हैं, ये 4 है। और इसके लिए डेफिनेटिव होस्ट कौन है जिससे मेनली बीमारी फैलती है? वो एनाफिलिस मस्किटो है। ये डेफिनेटिव होस्ट है जो जिससे दूसरे इंसान में बाइट करने के बाद बीमारी फैलती है। इंटरमीडिएट होस्ट ह्यूमन से, उसके अलावा बाकी भी है, जैसे कि मंकीज है, रोडेंट्स है, बर्ड्स है, रेप्टाइल्स है। इसमें एक बार ध्यान में रखिए, जो मच्छर है ना ह्यूमंस को काटते हैं, वो इन्फेक्शन दूसरे ह्यूमन में ही फैलेगा। और जो मॉस्किटो है ह्यूमन को काट रहे हैं, वो सिर्फ ह्यूमन को ही काटेगा। मंकी जो या एनिमल्स को काटते हैं, वो दूसरे स्पेसीज रहते हैं, वो सिर्फ एनिमल्स को ही या एनिमल्स को ही काटेंगे। तो उस हिसाब से ना अलग अलग नाम दिए गए हैं। की फैक्ट्स में रिस्क क्या है कि 3.2 बिलियन पीपल, मतलब ऑलमोस्ट है ना हाफ वर्ल्ड के पॉपुलेशन है ना रिस्क में है, मलेरिया के रिस्क में। म्हणजे जो दुनिया की जो पॉपुलेशन है वो 50% है मलेरिया के रिस्क में है। इन 24 में जो केसेस मिले थे, 282 मिलियन केसेस मिले थे ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड, मतलब ग्लोबली मिले थे। उसमें से 1,10,000 डेथ्स हुए थे। ये कब की है? ये इन 2024 की तारीख है। इसमें कौन से ग्रुप वनरेबल है, मतलब कौन से ग्रुप में ज्यादा बीमारी होने के चांसेस होते हैं? जैसे कि यंग चिल्ड्रन है, प्रेग्नेंट वुमन है, नॉन ह्यूमन ट्रेवलर्स है, जो मतलब जहाँ मलेरिया नहीं है वो एरिया से आते हैं, उन पेशेंट में ज्यादा बीमारी होने के चांसेस है। सब सार अफ्रीका में सबसे ज्यादा बीमारी पाई जाती है, मतलब ग्लोबल मलेरिया बर्डन में सब सार अफ्रीका का नंबर 1 है। यहाँ पे सबसे ज्यादा बीमारी पाई जाती है। इसमें जो चिल्ड्रन है 5 से साल कम है, उसमें ज्यादा बीमारी होती है। अफ्रीका में कम से कम 75 to 76 मतलब पेशेंट जो 75 60 तक जो डेथ्स होते हैं अफ्रीका में, ये अंडर 5 एज के बच्चे होते हैं। ट्रिवियल फैक्ट्स, जो हम जीन और टॉनिक, जो हम आज के तारीख में जो वर्ड यूज करते हैं, जो प्रोडक्ट आया है, ये कहाँ से शुरुआत हुई है? ये जब है ना ट्रीटमेंट मलेरिया के लिए सजेस्ट की जाती थी, तभी ये दोनों ये डेरिवेटिव आए, दोनों ये पदार्थ आए हैं। ये ब्रिटिश सोल्जर जो इंडिया में रहते थे, उनके ट्रीटमेंट के लिए ये क्विनान के साथ साथ ये जिन और टॉनिक दिए जाते थे। अभी दूसरा फैक्ट्स है कि मलेरिया में जिन लोगों ने मलेरिया के रिलेटेड जिन लोगों ने काम किया है, 4 साइंटिस्ट को नोबेल प्राइजेस मिले हैं। सिर्फ बाकी के ऐसे बीमारी में आप नहीं देखेंगे 4 4 जनों ने ना नोबेल प्राइज मिला है, ऐसे बाकी के डिसीजेस में नहीं देखेंगे। पर मलेरिया के रिलेटेड जिन्होंने काम किया है, 4 जनों को नोबेल प्राइज मिला है। उसमें का एक है सर रोनाल्ड रॉस। 1902 में उनको नोबेल प्राइज मिला था। किसके लिए मिला था? कि उन्होंने मलेरिया जो वेक्टर से होता है, वो मॉस्किटो का डिस्कवर किया था। मॉस्किटो आर वेक्टर्स फॉर मलेरिया, तो मॉस्किटो वेक्टर से मलेरिया होता है। फिर दूसरा नोबेल प्राइज मिला था चार्ल्स लुइस अल्फोंसे लेवरन। 1907 में उनको नोबेल प्राइज मिला था कि उन्होंने मतलब डिस्कवर किया था कि ये
कॉजेटिव एजेंट जो है, जो मलेरिया जो होता है वो प्रोटोजोन से होता है। और जैसे मलेरिया, ट्रिप्नोसोमियासिस जो बीमारियां होती है, ये प्रोटोजोन से होती है। ये कॉजेटिव एजेंट है, इसका डिस्कवरी किया था। तो इन 1907 में चार्ल्स लुइस अल्फोंसो लेवरन को नोबेल प्राइज मिला था। जूलियस वेगनर जोरेंग, इनको 1927 में नोबेल प्राइज मिला था। उन्होंने जो मलेरिया के जो कीटाणु है, स्पेशली वायवेक्स, ये इसका इनका है ना, इनॉकुलेशन करने से फायदा किन लोगों को होता है? डेमेंशिया पैरालिटिका। ये डेमेंशिया पैरालिटिका, ये जो बीमारी है वो थर्ड टर्शरी सिफिलिस है। टर्शरी सिफिलिस में एक जो प्रकार है डेमेंशिया पैरालिटिका, इसमें फिजिकल पैरालिसिस जैसा होता है, इंसान इंसान रहता है, मतलब मेंटल लेवल पे भी कुछ काम नहीं कर सकता। तो इन पेशेंट में ऐसे इनका ऑब्जर्वेशन था जूलियस वेगनर जोरन का, कि अगर वो तेज बुखार से कोई पेशेंट अफेक्ट हो रहा है, स्पेशली मलेरिया से, तो उन लोगों में 50% इम्प्रूवमेंट मिलती है। तो उन्होंने ना ये जो मलेरिया के, स्पेशली जो वायवेक्स के जो जर्म्स है, वो इसमें डेमेंशिया पेराटिका के पेशेंट में इंसर्ट किया। तो उसमें कहीं पे 50% पेशेंट में 50% पेशेंट में इम्प्रूवमेंट मिली। तो ये उस जमाने में ये ट्रीटमेंट थी जो रिस्की भी थी। तो जोलस वैगनर जोरांग 1927 में उनको ये थर्ड पर्सन को नोबेल प्राइज मिला था। चौथा पर्सन है पॉल हरमन मुलर। इन्होंने मलेरिया को कैसे किल करना चाहिए, तो जो इंसेक्टिसाइड जो है, जैसे कि डीडीटी, इसको इन्वेंट किया था और यूज किया था मलेरिया को डिस्ट्रॉय करने के लिए। तो उनके काम के लिए उनको नोबेल प्राइज मिला था। ये चौथे पर्सन है। अभी जो आज के जमाने टू इम्पोर्टेंट ड्रग जो हम यूज करते हैं अभी के जमाने में, तो उसमें का जो एशियन टाइम में मिला था, जैसे कि आर्टिमिसिन फ्रॉम ग्वासियो प्लांट, जो इसके बारे में जिक्र है ना चाइना सिविलाइजेशन में 4th सेंचुरी में किया गया था। उनका आर्टिमिसिया ओना, इसमें है ना चाइना में 4th सेंचुरी में जिक्र किया था आर्टिमिसिन। तो ये अभी भी स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ट्रीटमेंट है एलोपैथिक में। तो ये अभी भी यूज करें एज स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट। और दूसरा है क्विनाइन। जो क्विनाइन कहाँ से मिलता है? सिंकोनाबाद ट्री से मिलता है। इसके बारे में जिक्र 17th सेंचुरी में साउथ अफ्रीका में किया गया था। अभी दूसरा पॉइंट देखते हैं, टाइप्स ऑफ प्लाज्मोडियम। 5 स्पेसीज है, एक्चुअली ज़्यादा स्पेसीज है जो ह्यूमन लोगों में पाया जाता है, जो मोस्टली प्रिवलेंट है, जो ज़्यादा में ज़्यादा है, ये 5 है। फिफ्थ तो अभी लेटेस्ट ऐड किया गया है। पहले 4 थे। प्लाज्मोडियम फेल्सीपेरम, जो डेडलीस्ट पैरासाइट है, एकदम खतरनाक पैरासाइट है, जो ज़्यादा लोगों में अफेक्ट करता है और डेडली डिसीज है। जो सिम्टम्स हैं जो मलेरिया के, बहुत पेशेंट में सीवियर पाए जाते हैं। दूसरा प्रकार है प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम ओवेल, जो थोड़ा सा माइल्डर फॉर्म में है। प्लाज्मोडियम मलेरी। और दूसरा है प्लाज्मोडियम नोलेसी। ये एनिमल्स में, स्पेशली मंकीज में पाए जाते हैं। थोड़ा बहुत हम है ना फेल्सियम, प्लाज्मोडियम फेल्सीपारम के बारे में देखते हैं। तो ये प्लाज्मोडियम फेल्सीपारम ने इससे ना सबसे ज्यादा मलेरिया रिलेटेड डेथ्स होती है, ज्यादा पेशेंट की डेथ जो होती है प्लाज्मोडियम फेल्सीपारम से होते हैं। इसका ज्यादा प्रभाव किसमें होता है? प्रेग्नेंट वुमन में ज्यादा प्रभाव पड़ता है। और स्पेशली ये मलेरिया एंडेमिक एरिया में। तो इसके वजह से क्या होता है, जो फीमेल प्रेग्नेंट वुमन फीमेल में जो मलेरिया होता है, 8 to 14% में लो बर्थ वेट बेबी की डिलीवरी होती है। जो बेबी बाद में उनके चांसेस ऑफ सर्वाइवल जो कम हो जाते हैं। ये किसमें होता है कि जो फीमेल जो प्रेग्नेंट वीमेन
प्लाज्मोडियम फेल्सीपरम से अफेक्ट होती है उसमें। प्लाज्मोडियम वायवेक्स, प्लाज्मोडियम फेल्सीपरम, प्लाज्मोडियम वायवेक्स दोनों जो स्पेसीज है इंडिया में ज़्यादा पाए जाते हैं, इसलिए मैंने ये दो इसमें इसके लिए ज़्यादा जिक्र किया है। तो ये इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो फैसी जो ज़्यादा जगह पे पाए जाते हैं, फेल्सीपरम से ज़्यादा वायवेक्स पाए जाते हैं। और इसका क्योंकि ये जो एनाफिलिस मॉस्किटो है, वाइवेक्स जो एनाफिलिस मॉस्किटो है, ये लोअर टेम्परेचर में भी, मतलब कोल्ड टेम्परेचर में भी सरवाइव करते हैं। और ये जो वेक्टर है ये हाई अल्टीट्यूड में भी सरवाइव करते हैं, कूलर क्लाइमेट में भी सरवाइव करते हैं। फेल्सीपेरम को जरा लोअर टेम्परेचर में सर्वाइव इतना नहीं करता है। फेल्सीपेरम को कम से कम 18 डिग्री टेम्परेचर लगता है, वाइवेक्स के 16 डिग्री में भी सर्वाइव करता है। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन क्यों ज़्यादा रहता है वाइवेक्स का, क्योंकि वो लो टेम्परेचर में भी वो डेवलप हो सकता है, और हाई अल्टीट्यूड में भी सर्वाइव हो सकता है, कूलर क्लाइमेट में भी। जो फेल्सीपरम में जरा उनको टेम्परेचर हाई चाहिए, हाई अल्टीट्यूड में नहीं पाए जाएंगे, कूलर क्लाइमेट में भी नहीं पाए जाएंगे। और दूसरा, ये प्लाज्मोडियम वायवेक्स ज़्यादा लोगों में क्यों दिखाई देता है, क्योंकि इसके जो वायवेक्स जब बॉडी में इंटर करते हैं ह्यूमन बीइंग के, वो लिवर में डॉर्मन स्टेज में बहुत दिनों तक रहते हैं, कम से कम 8-9 महीने से 1 साल तक रहते हैं डॉर्मन स्टेट में। वो डॉर्मन स्टेज वाले जो वाइवेक्स को है ना हिप्नोजॉइड बोलते हैं, ये है ना 8-9 महीने के बाद भी एक्टिवेट होते हैं। तो कभी कभी पेशेंट जो वाइवेक्स से या फेल्सिपरम से ठीक हो जाता है, तो उन पेशेंट में 8-9 महीने के बाद भी रिलैप्स होते हैं। क्यों क्यों रिलैप्स होता है, क्योंकि ये जो डॉर्मन स्टेज वाले जो वाइवेक्स है ना वो एक्टिवेट हो जाते हैं, जो पहले हिप्नोजॉइड स्टेज में थे वो एक्टिवेट हो जाते हैं, और वापस है ना मलेरिया का रिलैप्स होता है। 80% से ज़्यादा मलेरिया केसेस किन कंट्री में पाए जाते हैं? इथोपिया, इंडिया, पाकिस्तान। मैंने ये डिटेल में मलेरिया के बारे में बता रही हूँ, जो भी स्टूडेंट्स अगर देख रहे हैं उनका अच्छे से टॉपिक हो जाएगा मलेरिया के बारे में। अभी थोड़ा बहुत हम है ना मॉस्किटो के बारे में बोलते हैं। कौन से समय मॉस्किटो ज़्यादा बाइट करते हैं? डस्क मतलब जब भी अंधेरा होता है, या सुबह होती है, मतलब सुबह होने का टाइम या अंधेरा होने का टाइम में मॉस्किटो बाइट ज़्यादा रहते हैं। और ये जो ट्रांसमिशन जो होता है डिसीज का, ये पैरासाइट के ऊपर है। वो पैरासाइट का मतलब जो पैरासाइट जो ट्रांस इंटेंसिटी क्या है, वेक्टर कैसा है, ह्यूमन होस्ट कैसा है, ये इन्वायरमेंट के ऊपर रहता है। जैसे जो सर्वाइवल टाइम अगर ज़्यादा है मॉस्किटो का, तो वो ट्रांसमिशन ज़्यादा करेगा। ह्यूमन होस्ट अगर है ना इम्यूनिटी कम है, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज है, और सारे फैक्टर है, जैसे कि प्रेग्नेंट वुमन है, तो इन लोगों में ज़्यादा ट्रांसमिशन होगा। इन्वायरमेंट अगर है ना थोड़ा वार्म है, जैसे कि ट्रॉपिक एरिया में है, तो उसमें जो मॉस्किटो बढ़ने की जो ग्रोथ है वो ज़्यादा रहेगी। और ट्रांसमिशन इज मोर इंटेंस प्लेसेस वेयर, जहाँ ट्रांसमिशन ज़्यादा कब मिलेगा, जब लाइफ स्पैन ऑफ मॉस्किटो की ज़्यादा है, ज़्यादा है। तो अगर है ना मॉस्किटो की लाइफ स्पैन ज़्यादा है, तो क्या होता है, जो पैरासाइट जो अंदर गया जो मॉस्किटो में है, तो उसको फुल डेवलपमेंट होगी पैरासाइट की मॉस्किटो में। तो उसकी ट्रांसमिशन ज़्यादा रहेगी, जितना ज़्यादा डेवलप होगा मॉस्किटो में ये पैरासाइट, उतना वो लोगों में ट्रांसमिट ज़्यादा होगा। जितने लोगों को मॉस्किटो बाइट करेगा, उतना वो इन्फेक्ट हो गएंगे। अगर ये मॉस्किटो जो है, जो वो ह्यूमन को बाइट करने में ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं एनिमल से। नियरली 90% से जो अफ्रीका में जो जैसे कि अभी लॉन्ग स्पेन है मलेरिया का, और स्ट्रॉन्ग बाइटिंग हैबिट जो है मॉस्किटो की, लॉन्ग स्पेन ऑफ जो है मलेरिया की, मतलब लॉन्ग स्पेन जो लाइफ है बड़ी, और जो स्ट्रॉन्ग बाइटिंग है, ये जो वेक्टर हैं वो ज़्यादा है ना अफ्रीका में पाए जाते हैं। और 90% कैसे जो मिलेंगे ये अफ्रीका में मिलेंगे।
वन इम्पोर्टेंट बिहेवियर फैक्टर क्या है मॉस्किटो की, कि अगर वो एनिमल्स को बाइट कर रहे हैं तो एनिमल्स को ही बाइट करेंगे, ह्यूमंस को बाइट करेंगे तो ह्यूमंस को बाइट करेंगे। इसमें कि दो टाइप है, जो ह्यूमंस को बाइट करने वाले के एंथ्रोफिलिक बोलते हैं, जो एनिमल्स को बाइट करें वो जूफिलिक के बोलते हैं। तो एंथ्रोफिलिक एनिमल क्या होता है, जो मलेरिया जो है एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसमिट होगा, ये बीमारी एनिमल में नहीं होगी। तो दूसरे भी स्पेसीज हैं जो एनाफिलिस मॉस्किटो हम क्लियरली ना सिर्फ एंथ्रोपोलिक है जूफोलिक है ऐसे हम क्लियरली नहीं सकते, कोई कोई एंथ्रोपोलिक भी रहता है जूफोलिक भी रहता है, दोनों भी रहता है। एक्सक्लूसिवली सिर्फ एंथ्रोपोलिक या जूफोलिक नहीं रहता है। दूसरा जो है मलेरिया जो हुआ है, समझो जिस एरिया में ज्यादा, जैसे अफ्रीका में है ज्यादा, तो सब पार्ट सभी कंट्री के सब पार्ट्स में ना सेम ट्रांसमिशन नहीं दिखेगा, थोड़ा कम ज्यादा दिखेगा। तो जहाँ भी जो भी इंडेमिक एरिया है जैसे अफ्रीका में, तो ये जो पूरे वर्ल्ड में समझो अफ्रीका के पूरे एरिया में पूरे कंट्री में ये सेम लेवल पे ना ग्रोथ नहीं होगी मलेरिया की या मॉस्किटो की, वो कम ज्यादा इफेक्ट होंगे। जैसे मैंने ऊपर बताया कि उधर क्लाइमेट क्या है, क्या प्रिकॉशन लिए गए, अल्टीट्यूड कितना है, इस सब के ऊपर निर्भर होता है। इवन कैसे कि जैसे ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल एरिया में ये ज्यादा मलेरिया पाए जाते हैं, तो ये किसके ऊपर निर्भर है कि वो प्लेस है ना कितने अल्टीट्यूड हाई एल्टीट्यूड में है, और इसके ऊपर रहता है। जितना हाई एल्टीट्यूड रहेगा उधर है ना मलेरिया के चांसेस कम हो गए, कोल्डर सीजन में मलेरिया के चांसेस कम होंगे, डेजर्ट में भी कम होंगे। पर एक्सक्लूजन कहाँ है कि ओएसिस एरिया अगर है डेजर्ट में, तो उधर मलेरिया ना ज्यादा दिखाई देंगे। तो मलेरिया को जनरली वार्मर क्लाइमेट की जरूरत रहती है। वार्मर क्लाइमेट ज्यादा कहाँ मिलेगा, इक्वेटर एरिया के यहाँ मिलेगा। इक्वेटर में आप देखेंगे खासियत रहती है कि उधर बारिश भी ज्यादा होती है और गर्मी भी ज्यादा रहती है, टेम्परेचर भी ज्यादा होता है, बारिश भी ज्यादा रहती है। तो उधर है ना जो ट्रांसमिशन होता है वो बहुत इंटेंस रहती है और पूरे साल में दिखेगी, क्योंकि ऑलमोस्ट पूरा इधर ईयर उधर बारिश भी ज्यादा रहती है, गर्मी भी ज्यादा रहती है। तो ज्यादा ट्रांसमिशन है ना कहाँ मिलेगा मलेरिया का, अफ्रीका साउथ ऑफ सहारा ये एरिया में दिखेंगे, और पेपुआ न्यू गिनी एरिया में भी कुछ एरिया में दिखाई देंगे। तो ये जो है आप मैप देखेंगे तो ये जो है ट्रॉपिक एरिया इक्वेटर के यहाँ जो ये एरिया है ये दोनों साइड के, इधर मलेरिया के चांसेस है ना ज्यादा रहता है, क्योंकि इधर बारिश भी बहुत रहती है और गर्मी भी बहुत रहती है। थोड़ा बहुत नीचे की एरिया में जो सब ट्रॉपिकल एरिया है नीचे के एरिया में भी दिखते हैं थोड़े, पर ज्यादा करके ये एरिया में बहुत दिखेंगे। मॉस्किटो को कैसे है ना प्रे का है ना मालूम पड़ता है, कि मॉस्किटो को कैसे मालूम पड़ता है कि इधर जाके काटना चाहिए, इंसान को काटना चाहिए। जब आप देखेंगे वो एरिया में अगर है ना कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाता है, अभी समझो आप बंद रूम में है, दरवाजे बंद है वगैरह, अगर कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ रहा है समझो, तो मॉस्किटो को पता चल जाता है कि वो उधर की तरफ जाएगा। अगर और कहाँ पे अट्रैक्ट होते हैं कि वार्मथ ऑफ स्किन, लैक्टिक एसिड, मॉइस्चर जो ब्रेथ में रहता है, ये तीन जो बातें हैं ये मॉस्किटो को अट्रैक्ट करती है। शॉर्ट डिस्टेंस के लिए, अगर दूर के डिस्टेंस में हो तो इतना नहीं अफेक्ट करेगी। पर एक है जैसे कि एनिमल्स में जो वोलाटाइल सब्सटेंस है, जैसे कि स्किन से आए, ब्रेथ से आए, फीसे से, यूरिन से, तो ये जो है वोलाटाइल सब्सटेंस बहुत दूर डिस्टेंस तक भी वो फैलता है और मॉस्किटो को अट्रैक्ट करती है। तो इसको नंबर ऑफ सब्सटेंस को कैरियोमोन्स बोलते हैं। तो ये ना इसके जरिए ना मॉस्किटो को अपने प्रे के बारे में अपने जो मुझे समझ जाता है कि इधर जाना चाहिए और जाना चाहिए। इंक्यूबेशन पीरियड है मलेरिया के क्या है, जो स्पेसीज है मलेरिया के, फेल्सीपेरम, प्लाज्मोडियम फेल्सीपेरम, इनका इंक्यूबेशन पीरियड 8 से 11 दिन क्या है। प्लाज्मोडियम वायरस को 8 से 17 दिन का है, ओवेल का 10 से 17 दिन का है, मलेरिया का 18 से 40 दिन का है। जो नोवेल सी है वो जो एनिमल में पाए जाते हैं उनका 912 दिन के हैं। तो ये अप्रोक्सीमेटली फ्यू वीक्स में मतलब बाइट करने के बाद
फ्यू वीक्स में इनिशियल इन्फेक्शन या बाइट करने के बाद फ्यू वीक्स में मतलब पेशेंट में सिम्टम्स आने लगते हैं। कुछ पेशेंट में ये जो पैरासाइट डॉर्मेंट स्टेट में रहते हैं, स्पेशली लिवर में, ये एक्टिवेट 1 साल के बाद भी होते हैं। स्पेशली वायवेक्स और ओवेल जो रहता है अप्रोक्सीमेटली 1 साल के बाद भी एक्टिवेट हो सकते हैं। हम है ना लाइफ साइकिल देखेंगे, ये मलेरिया ट्रांसमिट कैसे होता है। ये ब्यूटीफुल डायग्राम है। जैसे इन्फेक्टेड मॉस्किटो है, जब ह्यूमन को बाइट करेगा तो जो मॉस्किटो के सलाइवा में जो स्पोरोजाइट्स है वो इसमें बॉडी में जाएंगे। पर्सन के, जो पर्सन नॉन इन्फेक्टेड है उनके बॉडी में जाएंगे इन्फेक्टेड मॉस्किटो के बाइट के जरिए। अभी ना सलाइवा में ना स्पोरोजाइट्स रहते हैं मॉस्किटो के सलाइवा में। और दूसरा क्या होता है, जब भी मॉस्किटो ने ब्लड सक करता है तो ब्लड है ना कोगुलेट होए नहीं, इसलिए उसमें सलाइवा में एंटी कोगुलेंट रहता है। तो वो सलाइवा है ना बॉडी पर्सन के बॉडी में जाता है, उसके साथ साथ ये ट्रोपोजाइट्स भी जाते हैं। तो ट्रोपोजाइट का मतलब है ट्रोपो नहीं, स्पोरोजाइट्स। स्पोरोजाइट्स, स्पोरो का मीनिंग है सीड्स। जो इन्फेक्टेड मॉस्किटो में जो ये है एनाफिलीज, ये जो पैरासाइट है वो सीड्स के फॉर्म में रहते हैं, वो ह्यूमन में जाते हैं। तो थोड़ी देर बाद वो इंसान के ब्लड स्ट्रीम में जाते हैं, ब्लड स्ट्रीम से जाने के बाद वो लीवर में जाते हैं। जब भी वो लीवर में जाते हैं उसको मल्टीप्लिकेशन होता है। अभी ये पार्ट को असेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलते हैं कि ये जो ग्रोथ जो होती है, जो ये जीवाणु की, वो असेक्सुअली होती है। अलग अलग स्टेज के अलग अलग नाम है। अभी जो जो ये जीवाणु कीटाणु प्रोटोजोन है जो लीवर में जाता है उसको स्पोरोजाइट्स बोलते हैं। स्पोरो मतलब स्प्लिट, जो स्प्लिट होकर मल्टीप्लिकेशन होता है, और ये लीवर में होता है। अभी लीवर में जो स्प्लिट होता है उसके बाद वो बाद में वापस से ब्लड स्ट्रीम में आता है। जब ब्लड स्ट्रीम में आता है उसको मेरोजाइट्स बोलते हैं। अभी मेरोजाइट्स मतलब उस पार्ट्स में डिवीजन होता है। ये ब्लड में आने के बाद अभी फिर वापस से मल्टीप्लिकेशन होता है और न्यू ब्लड सेल को अफेक्ट करता है। न्यू ब्लड सेल को, उसमें से कुछ जो मेरोजाइट रहते हैं वो उसका आप देखेंगे कि रिंग शेप में मतलब रिंग शेप में हो जाते हैं। और दूसरा जो है, जो रिंग स्टेज में जो होते हैं वो वापस से ग्रो होते हैं और मेरोजाइट्स और भी तैयार होते हैं। मेरोजाइट्स है ना, फिर बाद में जो मेरोजाइट्स फॉर्म होने के बाद जो ब्लड में रप्चर होता है, जो ब्लड में जब रप्चर होता है उसमें के कुछ जो ये है मेरोजाइट्स है ना वापस से न्यू ब्लड सेल को अफेक्ट करते हैं। उसमें का जो कुछ जो है वो मेल और फीमेल गेमेटोसाइट्स में डेवलप होते हैं। इधर तक ये असेक्सुअल प्रोडक्शन है, जो मल्टीप्लिकेशन हो रहा है वो असेक्सुअली हो रहा है। इसके बाद जो जो है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इधर है ना जो मॉस्किटो जो है, जो नॉन इन्फेक्टेड मॉस्किटो जब इन्फेक्टेड पर्सन को बाइट करता है तो ये गेमेटोसाइट्स उसमें जाते हैं सलाइवा में। तो उसमें गेमेटोसाइट्स जो जाते हैं, मेल फीमेल गेमेटोसाइट। अभी मॉस्किटो के में डाइजेस्टिव सिस्टम में जाते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम में इधर वो ज्वाइन होते हैं, यूनाइट होते हैं मेल फीमेल गेमेटोसाइट, उसमें का जो जाइगोट तैयार होता है मॉस्किटो में। और ये इस मॉस्किटो की ये डेफिनेटिव होस्ट बोलते हैं क्योंकि इधर है ना जाइगोट फॉर्मेशन होता है। अभी ये जब ये जायगोट जो होता है, अभी जायगोट फॉर्म होने के बाद फिर वापस से स्प्लिट्स होते, मल्टीप्लिकेशन होता है, उसको स्पोरोजाइट्स बोलते हैं। स्पोरोजाइट्स मतलब सीड्स। ये जो सीड्स हैं डाइजेस्टिव ट्रैक्ट से वापस सलाइवा में आते हैं, मॉस्किटो के सलाइवा में आते हैं। और ये जब ये मॉस्किटो के सलाइवा में आते हैं, जब ये इन्फेक्टेड मॉस्किटो को वापस जब ये नॉन इन्फेक्टेड पर्सन को काटेगा तो वो पर्सन इन्फेक्टेड हो जाता है। सो ऐसे ना मलेरिया ट्रांसमिशन की साइकिल है। अभी दूसरे कौन से मोड से, अभी और भी दूसरे मोड से हैं जिसमें मलेरिया
ट्रांसमिट होता है, जैसे कि फ्रॉम मदर टू अनबॉर्न चाइल्ड। मतलब जब लेडी प्रेग्नेंट होती है तभी बच्चे में, अनबॉर्न बेबी में जाता है। ब्लड ट्रांसफ्यूजन के जरिए भी जाता है। ये ब्लड ट्रांसफ्यूजन में जो आप देखेंगे इनिशियल के जो कुछ स्टेजेस हैं वो आप में दिखाई नहीं देंगे, बहुत बार सिंजाइड वाले स्टेजेस में दिखाई देंगे। ऑर्गन ट्रांसप्लांट में भी उसके जरिए भी मलेरिया ट्रांसमिट होता है। और नीडल्स और ये यूज किए, शेयरिंग नीडल्स ड्रग्स लेने के लिए, तो उसमें भी मलेरिया ट्रांसमिट होता है। रिस्क फैक्टर कहाँ है, ये मलेरिया कहाँ पे ज़्यादा विजिट दिखाई देंगे? ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल एरिया में ना हमको ज़्यादा मलेरिया के केसेस दिखाई देंगे। ये एरिया कौन से? सब सहारन अफ्रीका, साउथ एंड साउथ ईस्ट एशिया, स्पेसिफिक आइलैंड, सेंट्रल अमेरिका, नॉर्दर्न साउथ अमेरिका। और ये डिसीज अनकॉमन, बहुत कम है ना, टेम्परेट क्लाइमेट्स में दिखाई देंगे। आपने पहले देखा होगा ये डायग्राम जो है, ये टेम्परेट जोन है, टेम्परेट क्लाइमेट है। इधर है ना ठंडा मौसम पाएंगे। जैसे कि ठंडा मौसम बढ़ता जाता है, इधर बारिश भी कम रहेगी, टेम्परेचर भी कम रहेगा, तो इधर मॉस्किटो, ये मॉस्किटो डेवलपमेंट कम होती है। तो इधर है ना ऊपर तो नहीं के बराबर होती है, पर आजकल है ना थोड़ा बहुत दिखाई देता है मलेरिया। जैसे कि पहले न्यू नाइदरलैंड में नहीं दिखाई देता, पर आजकल कुछ केसेस उधर भी दिखाई देते हैं। लेवल ऑफ रिस्क, ये लेवल ऑफ रिस्क किसके ऊपर डिपेंडेंट है? मतलब है ना जो मतलब हमने रीजनल एफर्ट क्या लिए, अभी मलेरिया हुए नहीं तो उसके लिए हमने क्या एफर्ट लिए हैं? सीजनल वेरिएशन, मतलब जैसे कि अभी इंडिया में है सितंबर अक्टूबर के महीने में ज़्यादा मलेरिया केसेस दिखेंगे, क्योंकि जो ठंडा मौसम हो जाता है तो जनरल मॉस्किटो घर के अंदर आ जाते हैं। और दूसरा मलेरिया नहीं हुए तो हम बाइट्स नहीं हुए तो हमने क्या प्रिकॉशन लिए, ये सब फैक्टर के ऊपर है। तो ये जो मलेरिया ज़्यादा कहाँ सबसे ज़्यादा पाए जाएंगे? जो लोग है ना जहाँ पानी ज़्यादा है, जैसे कि पॉन्ड्स है, लेक्स है जो ओल्ड है, उधर पानी अगर स्टेगनेंट है, ये एरिया में ज़्यादा पाए जाएंगे। और अनहाइजीनिक एरिया एरिया में जाएंगे तो उधर मलेरिया ज़्यादा पाया जाएगा, जैसे चौल में है, उधर ज़्यादा पाए जाएंगे। और मॉस्किटो प्रोन एरिया, तो जैसे कि हमने देखा अफ्रीका में है, जैसे कि ट्रॉपिक एरिया में है जहाँ बरसात और ये टेम्परेचर ज़्यादा रहता है, वो एरिया में ज़्यादा पाए जाएंगे। वनरेबल पॉपुलेशन, किन ग्रुप में ज़्यादा ये बीमारी होगी? जैसे कि चिल्ड्रेन है, 5 साल के कम उम्र वाले बच्चों में जो रहता है रिस्की रहता है। अगर चिल्ड्रेन में कुछ मेडिकल कंडीशन है, जैसे कि एनीमिया है, माल न्यूट्रिशन है, अगर इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज है, मतलब इम्यूनिटी वीक है, अगर पैरासाइटेमिया ज़्यादा है, पैरासाइटेमिया आप देखोगे कि जो मलेरिया, जो जो इन्फेक्शन हुआ है मलेरिया का, वो ब्लड में कितना परसेंटेज है, तो ब्लड में कितना परसेंटेज है उसके ऊपर है। फॉर एग्जाम्पल है ना 0.05 है, तो ये भी बहुत हुआ। 0.5 बोला तो वो ज़्यादा इन्फेक्शन हुआ, 5% बोला पैंसठ में तो उससे ज़्यादा हुआ। तो 5 के ऊपर वाला जो इन्फेक्शन रहता है वो क्रिटिकल रहता है, सीवियर मलेरिया रहता है। अगर 25% से ज़्यादा इन्फेक्शन है तो वो फेटल कंडीशन रहती है, डेथ उसमें ज़्यादा रहती है। ओल्डर पेशेंट, मतलब बुजुर्ग लोगों में ज़्यादा मलेरिया होने के चांसेस है। जो ट्रेवलर्स है, जो जहाँ मलेरिया नहीं है वहाँ एरिया से आए हैं, उनको मलेरिया ज़्यादा होने के चांसेस है। प्रेग्नेंट वुमन जो है और बच्चे में भी ज़्यादा मलेरिया होने के चांसेस है। जो सीवियर मलेरिया जो रहता है 3 टाइम प्रेग्नेंट वुमन में ज़्यादा होने के चांसेस है। और इसमें जो डेथ रहती है ऑलमोस्ट 50% रहती है। और इसमें मैटरनल एनीमिया ज़्यादा, जो मैटरनल एनीमिया अगर होए तो उसमें भी ये भी वनरेबल पॉपुलेशन है। मेन मतलब मलेरिया में ना एनीमिया बहुत होता है। जैसे भी आप देखेंगे, हमने लाइफ साइकिल इधर देखी इसके
कि जो मेरोजॉइट्स रहते हैं, अभी जब ब्लड ब्लड में आने शुरू हो जाते हैं, तो इसके इसमें ट्रोपोजॉइट ये जो मस्कीटो जो है, जो जर्म्स है, वो बॉडी में से न्यूट्रिशन भी लेने लगता है, और ये ब्लड में जाते हैं तो उसको रप्चर भी होने लगते हैं, तो इसमें एनीमिया बढ़ते हैं। ये एनीमिया होने के वजह से बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन है, जैसे कि किडनी फेल्योर, ये सब होने लगते हैं। हाँ, तो ये मलेरिया एनीमिया की वजह से कंजेस्टिव कार्डियक फेल्यूर, बहुत सारे पोस्टमार्टम हेमोरेज, ये मलेरिया जो मैटरनल एनीमिया ज़्यादा रहा तो होते हैं। और ये प्रेग्नेंट उम्र में कब हाइपोग्लाइसेमिया होने के भी ज़्यादा चांसेस है, क्योंकि जब भी जो मस्किटो जो जर्म्स हैं, पैरासाइट्स जो है, तो उनको न्यूट्रिशन है ना, खुद है ना बना नहीं पाते हैं, तो बॉडी में से ना वो ग्लूकोज लेते रहते हैं, तो इसके वजह से हाइपोग्लाइसेमिया होने के चांसेस होते हैं। अगर सेरेब्रल एनीमिया कैसे रहता है कि जो इनिशियल स्टेज रहती है, जैसे कि अभी वापस मैं बैक जाती हूँ, ये जो सेक्सुअल स्टेज है, रिप्रोडक्शन है, ये जो ज़्यादा करके पेरिफेरल ब्लड में मिलेगी, और इधर जो पैरासाइट रहते हैं इमेच्योर रहते हैं, यंग रहते हैं, और ये स्टेज में आप जाएंगे तो ये मैच्योर रहते हैं पैरासाइट। तो ये अगर मैच्योर पैरासाइट है, तो इसमें ये डायरेक्ट ब्रेन में जाने के चांसेस रहते हैं, उनके ये स्टेज डेवलप नहीं होती डायरेक्टली ब्लड ट्रांसफ्यूजन बोलो, या इसमें ज़्यादा पाए सेरेब्रल मलेरिया के ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो इधर वाले जो मैच्योर पैरासाइट जो है, तो वो जल्दी से दवाई देने के बाद किल नहीं होते हैं, और डायरेक्टली वो ब्रेन में जाते हैं, तो इधर सेरेब्रल मलेरिया के चांसेस है ना ज़्यादा होते हैं। तो अभी मलेरिया के वजह से वनरेबल पॉपुलेशन में क्या होता है, मिसकैरेज, इंट्रायूटराइन डेथ, बच्चे की ग्रोथ नहीं होना, बच्चे का गर्भ पिशवी में डेथ होना, जल्दी डिलीवरी होना, या वजन बेबी का कम होना, नियोनेटल डेथ होना, कंजेनाइटल मलेरिया होना, ये चांसेस ज़्यादा रहते हैं। और वनरेबल पॉपुलेशन में ज़्यादा करके प्लाज्मोडियम फेल्सीपेरम का ज़्यादा प्रभाव रहता है, जो जिसके वजह से बच्चे और माँ की ज़्यादा डेथ होने के चांसेस रहते हैं। और जिन लोगों में HIV और एड्स है, उनको वो भी वनरेबल पॉपुलेशन है। इंसिडेंस कितने लोगों को मलेरिया होता है, तो अप्रोक्सीमेटली पूरे साल में 290 मिलियन पीपल को पूरे वर्ल्ड में ये मलेरिया होता है। अप्रोक्सीमेटली 4 लाख टू 6 लाख हर साल है ना डेथ होती है। अभी मलेरिया के साइनस सिम्टम्स क्या है? पीरियोडिक फीवर, चीज रहता है, ठंडी बजती है, वीकनेस फील होता है, सर दर्द होता है, नौशिया, उल्टी जैसा होता है, उल्टी होती है, जुलाब होते हैं, पेट में दर्द होता है, जॉइंट्स में दर्द होता है, मसल पेन भी होता है, और वीकनेस भी फील होता है, ब्रीदिंग है ना फास्ट हो जाती है, हार्ट रेट भी बढ़ जाता है, कफ होता है। सर्दी कफ जरा कम ही रहता है, बाकी के जो कॉमन सिम्टम है, फीवर, चेस्ट और वीकनेस, हेडेक, ये ज़्यादा पाए जाते हैं। साइकिल ऑफ मलेरिया अटैक, तो जनरली साइकिल कैसे दिखती है कि बुखार आने के पहले चिल्स और शिवरिंग होती है, उसके बाद हाई ग्रेड फीवर आता है, फिर वो जैसे स्वेटिंग होती है, उसके बाद फीवर कम हो जाता है, वापस से फिर कुछ देर बाद शिवरिंग और चिल्स चालू होते हैं, फिर हाई फीवर होता है, फिर स्वेटिंग, ये साइकिल चालू रहती है। आज के तारीख में हम क्लासिकल ये पिक्चर नहीं मिलता, क्योंकि अभी अवेयरनेस बढ़ गई है, तो लोग तुरंत ही डॉक्टर के पास जाते हैं और ट्रीटमेंट चालू हो जाती है। मलेरिया डायग्नोसिस, तो मलेरिया डायग्नोसिस साइन एंड सिम्टम्स के साथ साथ है ना, हमको क्या पूछना चाहिए हिस्ट्री, कि आप कोई प्लेस को विजिट किए है क्या, और है ना वो पेशेंट है ना
कितने दिन या कितना समय ट्रेवल किया, कभी वापस आया, उसके ऊपर भी रहता है। अगर दूसरे कंट्री में गया या दूसरे एरिया में गया है, वो प्रोफाइलेटिक कुछ मेडिसिन लिए है क्या। कभी कभी क्या होता है, जब तक मेडिसिन चालू रहती प्रोफाइलेटिक, तब तक कुछ सिम्टम नहीं रहते हैं। दवाई बंद होने के बाद कुछ पेशेंट को मलेरिया का इन्फेक्शन हो जाता है। जब तक दवाई चालू रहती तब तक नहीं होता है, दवाई बंद करने के बाद कुछ पेशेंट को इन्फेक्शन हो जाता है। और डायग्नोस्टिक टेस्ट क्या है, थिक स्मीयर, थिन स्मीयर। थिक स्मीयर में अगर पैरासाइटेमिया है, मतलब ब्लड में जो इन्फेक्शन है वो कितना है, वो ज़्यादा समझता है। जैसे कि 0.001 भी इन्फेक्शन रहा तो भी पिकअप कर लेता है। क्योंकि ये जो स्मेयर रहता है थिक रहता है, पर है ना, इसमें साइड ड्रॉबैक्स क्या है, इसको ड्राई होने में टाइम लगता है। और सेंसिटिव तो है, पर थोड़ा क्वांटिफिकेशन हम है ना कर नहीं सकते। थिन स्मेयर में डायग्नोसिस होने के लिए पैरासिटामिया जो है, पैरासिटामिया 0.05% होना चाहिए। इससे कम होगा तो वो पिकअप नहीं करता। पीसीआर है, ये कॉस्टली भी रहती है, ये जल्दी से पिकअप कर लेती है। रैपिड डायग्नोस्टिक टेस्ट ये भी सेंसिटिव है, पीसीआर से कम है, पर तो भी इसमें तो भी थिक और थिन में से ज़्यादा इफेक्टिव है। ये रैपिड डायग्नोस्टिक का थोड़ा खर्चा कम है, पीसीआर का खर्चा सबसे ज़्यादा है। कॉम्प्लिकेशन, जब ये पहला कॉम्प्लिकेशन है सेरेब्रम मलेरिया। अभी जो पैरासाइट जो रहते हैं, जब भी मतलब जो पैरासाइट जब भी पीएस करते हैं, मतलब काटते हैं, तभी जो ब्लड वेसल जो रहते हैं ना, उसमें वो ब्लॉक करते हैं। तो ब्लॉक होने के वजह से क्लॉट्स जम जाता है और है ना, इसके वजह से सीजर्स और पेशेंट कोमा में भी चला जाता है। ब्रीदिंग में प्रॉब्लम होती है, क्योंकि लंग्स में सूजन आ जाती है। सूजन मतलब पानी एक्यूमुलेट, फ्लूइड एक्यूमुलेट होता है, जिसको पल्मोनरी एडिमा बोलते हैं। इसके वजह से ब्रीदिंग में प्रॉब्लम रहती है। ऑर्गेन फेल्यूर के होते हैं, क्योंकि कैसे कि एनीमिया रहता है, और जितना एनीमिया ज़्यादा रहेगा, जैसे कि अभी रप्चर, आरबीसी काउंट ज़्यादा हो रहे हैं, तो वो केयर कौन करेगी, स्प्लिन करेगी, रप्चर ज़्यादा हो रहे हैं। और इन्फेक्टेड जो जो इन्फेक्टेड ब्लड है, उसको भी डिस्ट्रॉय करने में स्प्लिन लगा रहता है, तो धीरे धीरे वो बड़ी भी हो जाती है। फिर तो ये स्प्लीन के भी रप्चर होने के चांसेस रहते हैं, और किडनी फेलियर के भी चांसेस, रप्चर किडनी फेलियर के चांसेस ज़्यादा होते हैं। ये ज़्यादा रिलेटेड है ना एनीमिया है, मतलब कितना एनीमिया है उसके ऊपर है। और ये लाइफ थ्रेटनिंग भी होती है। तो मलेरिया है ना, किडनी, लिवर और स्प्लीन को भी डैमेज कर सकता है, रप्चर भी कर सकता है। और ये सब है ना, जितना एनीमिया ज़्यादा होगा, तो उतना ये सिवियरिटी है ना ज़्यादा रहेगी, ऑर्गन फेल्यूर की सिवियरिटी ज़्यादा रहेगी। एनीमिया, मलेरिया में रिजल्ट इज नॉट इनफ ब्लड सेल फॉर एडिक्वेट सप्लाई ऑक्सीजन टू बॉडी टिश्यू। द ये एनीमिया रहेगा। और हाइपोग्लाइसेमिया, जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि जब ये सॉरी टू इंटरप्ट मैम। मैम, हमारे पास 5 मिनट है, तो आप थोड़ा फास्ट फाइंड अप करेंगे। अच्छा, 5 मिनट है तो मैं एक केस डिस्कस करती हूँ, फिर मैं दूसरा सेशन लूंगी और भी आगे बढ़ने के लिए। मैम, अगर 5 मिनट में मतलब खत्म हो सकता है, बिकॉज नेक्स्ट सेशन को स्टार्ट जी होने के लिए जी वो मैम, एट एक थर्टी केस ड्राई करती है, मैं अभी छोड़ती हूँ अभी। अभी मेरे पास जो एक केस आया था, उसको मलेरिया प्लस डेंगू फीवर था, दोनों साथ साथ हुए थे। दोनों साथ साथ हुए थे। वो पेशेंट का 49 ईयर्स ओल्ड फीमेल, जो 29 सितंबर 2015 को आई थी। उसको क्या कंप्लेंट्स है कि सडन ऑनसेट ऑफ फीवर था। वो बरसात में भीग गई थी, कम से कम 2 घंटे बरसात में भीग गई थी। उसको सीवियर हेडेक था 2 दिन से, और आंखों के पीछे भी पेन था। जनरलाइज वीकनेस 2 दिन से था। बॉडी एक था, अपेटाइट कम हो गई थी। उसको हाई ग्रेड फीवर 103 था। तो इसको शुरुआती में जैसे भीग गई थी बरसात में, तो उसको रक्सटॉक्स दिया गया था 2 आवरली।
और लक्सॉक देने के बाद भी उसको ज़्यादा इम्प्रूवमेंट नहीं मिला कि चीज बढ़ गए थे। मॉर्निंग में उसका टेम्परेचर 102 था। आफ्टर 2 p.m. तो वापस सुबह को 102 था, फिर बाद में कम होगा, फिर वापस 2 बजे से बढ़ना चालू हो गया, जो 6 बजे 103 पॉइंट था। बाकी के कंप्लेंट्स एज इट इज थे, जैसे कि हेडेक, पेन था, आंखों के पीछे वीकनेस था, बॉडी एक था, और टेम्परे जो पल्स रेट थी 112 था, टंग ड्राई थी। तो वापस से हमने केस लिया। तो जो एक्स्ट्रा पॉइंट है, रीशफलिंग ऑफ केस लिया, वापस केस हिस्ट्री ली। तो पास हिस्ट्री में ना राइट साइड स्टोन था, उसकी पर्सनल हिस्ट्री में डिजायर नॉन वेज, थर्मली हॉट, उसके मेंसेस स्कैंटी थे, लेट थे, डार्क रेड थे, स्टिकी थे। और मेंटल स्टेटस, पेशेंट लेजी थी, शॉर्ट टेम्पर थी, वेरी इमोशनल थी, वीप्स इजीली, डजन लाइक इफ समवन सेज अबाउट फैमिली, मतलब उसके फैमिली के बारे में कुछ भला बुरा कहा तो पसंद नहीं आता था। फादर अल्कोहलिक था, और उसको लगता था कि है ना, उसको प्रेम लव कुछ मिला नहीं है, पेरेंट्स अप्रिशिएट नहीं करते हैं। मदर थी वो स्ट्रिक्ट थी। तो उसका अभी ब्लड टेस्ट किया, तो आप ये ब्लड टेस्ट है जिसका हीमोग्लोबिन कम हो गया था, लिकोसाइट 3800 था। तो इसमें ट्रेपोजाइड वायवेक्स पॉजिटिव था, प्लस ये डेंगू फीवर भी था, एनएस और आईजीजी पॉजिटिव था। तो इसको ये जो क्लोज कमिंग ग्रुप ऑफ रेमेडीज है, मेकाब, लैकोपोडियम, नेट्रम, एंटीमक्रोड। तो फाइनली मैग्नीशियम कार्ब सिलेक्ट किया गया, जो हमने बताया, ये सब मैग्नीशियम कार्ब कवर करता है। अभी ये नेट्रम डिफरेंशिएट किया, लैकोपोडियम, एंटीमक्रोड। तो फाइनली मैग्नीशियम कार्ब दिया गया 3 times इन अ डे। और 1 अक्टूबर 2015 को मॉर्निंग में टेम्परेचर 100 था, ऑलमोस्ट नो चीज थे। 2 बजे के बाद है ना फीवर है ना बढ़ना लगा। 8 बजे उसका 103 था। बाकी के कंप्लेंट्स कम हो गए थे, वीकनेस वैसे ही था। तो वापस से मतलब एक्शन बढ़ाने के लिए मैकअप 30 दिया गया। अक्टूबर 2 को पहले से टेम्परेचर कम था 99.6, पर चीज नहीं थे, 2 बजे से वापस बढ़ने लगा। फिर 8 p.m. को 101 था। बाकी के कंप्लेंट रिड्यूस हो गए थे। अभी सेक्लेक दिया गया, और है ना सीबीसी चेक करवाया। तो अभी सीबीसी है ना और भी कम हो गए, लिकोसाइट काउंट। ये डेंगू का लक्षण है, जिसमें लिकोसाइट का काउंट इनिशियल फेज में कम हो जाते हैं, पर पेशेंट के बाकी कंप्लेंट्स कम थे। फीवर मॉर्निंग में कम था, 3 बजे से थोड़ा बढ़ने लगा, 8 बजे 101 था। बाकी के कंप्लेंट्स कम थे। सेक्लेट दिया गया क्योंकि कंटिन्यूस पेशेंट है ना, ठीक थे। और अभी 4 अक्टूबर को 99 था टेम्परेचर, 7 बजे 100.1 था। बाकी के कंप्लेंट्स कम थे, और इसमें ज़्यादा इम्प्रूवमेंट नहीं दिखी, इसलिए मैक का वापस से दिया गया एक्शन लाने के लिए। अभी 5 अक्टूबर को टेम्परेचर 99 था, 8 बजे थोड़ा सा बढ़ने लगा। बाकी के कंप्लेंट्स रिड्यूस हो गए, सेक्लेक दिया गया, और वापस से सीबीसी काउंट किए गए, और प्लेटलेट, क्योंकि पेशेंट को डेंगू भी था, पर ये प्लेटलेट्स काउंट देखना था। तो ये अभी है ना 6600 डब्ल्यूबीसी काउंट बढ़ गए। और 6 अक्टूबर को मॉर्निंग को कुछ कंप्लेंट नहीं था, 8 बजे से वापस टेम्परेचर थोड़ा आने लगा, बाकी के कंप्लेंट्स कम थे। एज पेशेंट है ना ठीक था, तो साइक्लेक दिया गया। 7 अक्टूबर को मॉर्निंग में कुछ कंप्लेंट नहीं थी, 6 बजे से 6 p.m. से थोड़ा थोड़ा बढ़ने लगा। इवनिंग को 100 डिग्री टेम्परेचर था। आप एक बात ध्यान में रखिए, डेंगू फीवर में डायurnal टेम्परेचर रहता है, मतलब दिन में 2 बार है ना स्पाइक करता है, बढ़ता है टेम्परेचर। तो अभी ये कंप्लेंट्स कम होने लगे, तो सेक्लेक दिया गया। वापस से इन्वेस्टिगेशन किया, डब्ल्यूबीसी काउंट बढ़ गया, 7800 हो गया। और आप देखेंगे मलेरिया पैरासाइट अभी दिख नहीं रहे, पूरा टोटली नेगेटिव हो गया। अब आईजीजी NS1 भी नेगेटिव हो गया। आईजीएम पॉजिटिव है, ये बहुत दिनों तक पॉजिटिव रहता है। वो बहुत दिनों तक नॉर्मल रहता है, इसलिए वापस से इन्वेस्टिगेशन नहीं करवाए गए। पर मलेरिया से टोटली मलेरिया टेस्ट निगेटिव हो गए। पेशेंट को 8 अक्टूबर को कोई भी कंप्लेंट नहीं थे, सिर्फ 8 बजे थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ गया था, तो इसलिए सैक्लेक दिया गया।
9 को कुछ कंप्लेंट नहीं थे। सेक्लेक दिया गया, 7 डेज तक पहले प्लेसिबो पे रखा, और उसके बाद है ना ट्रीटमेंट है ना बंद की। तो अब वापस है ना हमने डेंगू एंटीबॉडी टेस्ट आईजीएम नहीं किया, क्योंकि ऑलमोस्ट 90 डेज तक पॉजिटिव रहता है, इसलिए वापस टेस्ट नहीं किया। मेन मतलब NS1 निगेटिव आया, IgG भी वो निगेटिव आया। तो अभी पेशेंट ठीक हो गया है। सिर्फ ये जो आईजीएम है वो 90 डेज तक पॉजिटिव रहता है, फिर बाद में धीरे धीरे वो भी कम हो जाता है। तो हमने क्या सीखा कि हमें कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन ज़्यादा इफेक्टिव रहती है। और ये पेशेंट में ना रैशेस या कॉम्प्लिकेशन कुछ भी डेवलप नहीं हुए, ब्लीडिंग नहीं हुई, एग्जेक्ट सिमलीमम हम देंगे तो डेंगू हो या एंट्रिक फीवर, मलेरिया, सब हमारे होम्योपैथिक मेडिसिन से ठीक हो सकती है। ठीक है, तो ये मेरा प्रेजेंटेशन था। थैंक यू। Thank you very much, ma'am, for this informative session. And now I hand over the session to English team. So you can take over. If there is anybody to interact with the madam, you can take some 3 minutes also. ओके। किसी को अगर कुछ क्वेश्चंस पूछने हैं तो अभी पूछ सकते हैं, या कुछ और ऐड ऑन करना है, कुछ बोलना है तो। Our, our guest is about to join, so that Ramprasad sir also. ओके ओके। होप मेरा सेशन होप सबको अच्छा लगा होगा। डिटेल में जाने की कोशिश की। पार्ट 2 में और भी हम आगे वाले केसेस दिखाएंगे, जो थोड़ा बहुत रह गया वो भी कवर कर लेंगे। चांस ओके। मिला तो आगे भी करेंगे। होप सो मुझे चांस दीजिएगा। जी जी। बहुत अच्छा केस था। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू। सर आप डॉक्टर राम प्रवेश सर, आप बोल सकते हैं। Thank you, Sim Singh, and congratulations, थैंक यू सर, थैंक यू, congratulations, डॉक्टर अनीता चावला। थैंक यू सर, अच्छा थैंक यू। शानदार आपने मलेरिया जो है पैरासाइट का डिस्क्राइब किए, तो वेरी वेरी थैंक्स। IFPH के तरफ से होल टीम धन्यवाद हो। अगेन प्रेजेंटेशन आइए फिर हिंदी में। ओके, थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू।